हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को लगातार कर भी रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको पता है जैसे कि क्लास 10th में इस समय हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें लाइट का चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे। क्लास 10th फिजिक्स में लाइट का चैप्टर स्टडी कर रहे थे और पिछली क्लास में लाइट के चैप्टर में हमने परावर्तन के नियम पढ़े हुए थे और ये देखा था कि एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कैसे बनती हैं। तो आपने देखा कि ग्लास जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, बल्कि वो एक ट्रांसमिटिंग सरफेस होती है, वो एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है। वो लाइट को अपने अंदर से आर पार चले जाने देती है। एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होती है वो मेटल्स होती हैं और उन्हें हम किस तरीके से ऑप्टिकली प्लेन बनाते हैं, उनको पिघला करके और उनको छोड़ देते हैं अंडर ग्रेविटी, तो वो अपने आप से उसकी शेप ले लेती हैं। इस तरह से आपको पूरी डिटेल बताई गई थी। आज लाइट के इसी चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे कुछ नई चीज़ें। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे सिलेबस में गोलीय दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे। गोलीय दर्पण जिसे आप अंग्रेजी में एस्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। मिरर क्या होता है ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, आप देखिए। एक्चुअली मिरर्स क्या होते थे, उनमें एक ये ग्लास की सरफेस रहती थी। ग्लास की सरफेस के पीछे यहाँ पर सिल्वर की पॉलिश लगा दी जाती थी। ये चीज़ आपको बताई गई थी। तो जब भी कभी लाइट इस पर पड़ती है तो लाइट पड़ती किधर से है? जब परावर्तन होता है तो उस सिचुएशन पर लाइट इधर से पड़ती है आकर के। और ये जो ग्लास की सरफेस है, कांच की सरफेस है, इसको लाइट पार कर जाती है, अंदर तक चली जाती है और अंदर में जब इसको मेटल सरफेस मिलती है, धातु की पृष्ठ मिलती है, फिर वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है। तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने बनाई, ये एक परावर्तक पृष्ठ बनाया। और परावर्तक पृष्ठ बनाने का तरीका क्या है? ग्लास ले लो, कांच ले लो और उसके पीछे साइड में आप क्या कर दें, सिल्वर की पॉलिश लगा दीजिए। ठीक है, मेटल की पॉलिश लगा दो। मेटल की पॉलिश लगा देने से जैसे ये आपने इधर लगाया ग्लास और ग्लास के पीछे लगाई मेटल की पॉलिश, अब लाइट आपको इधर से डालनी है। बहुत ध्यान रखें, लाइट कभी भी आप इधर से नहीं डालेंगे, ऐसे, ये तरीका नहीं है। ये जो येलो कलर की आप सरफेस देख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, यहां से परावर्तित होती है ना। और ये क्या चीज है? तो बेटा ये यहां पर लगी हुई है पॉलिश। इसकी लेयर इतनी पतली रहती है ना कि हम उसको पॉलिश ही बोल देते हैं। पॉलिश की लेयर बड़ी पतली रहती है, तो इतनी पतली लेयर रहती है कि उसको पॉलिश ही बोल देते हैं। तो इस प्रकार से एक मिरर बन जाता है, एक दर्पण बन जाता है, ये एक मिरर बन जाता है आपका। अब ये इस प्रकार का जो मिरर होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक, अगर हम चाहें तो जैसे ये प्लेन मिरर बनाया है, यहाँ ग्लास है, पीछे पॉलिश लगी हुई है मेटल की, हम चाहें तो इसको ग्लास को ना थोड़ा सा ऐसा करके बना सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई। अगर ऐसा बना सकते हैं प्यारे बच्चों, इधर की तरफ ग्लास है, यहाँ पॉलिश लगी हुई है, तो हम ग्लास को ऐसा बना सकते हैं। अगर ऐसा बना देंगे और फिर हम यहाँ पॉलिश लगा देंगे तो लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। जिधर पॉलिश लगाते हैं उधर से लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, वो पॉलिश वाली सरफेस है, उधर से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जिधर ग्लास रहता है। समझ आ रहे हैं ना? रिफ्लेक्शन भले पॉलिश से होता है लेकिन होता किधर से? जिधर ग्लास रहेगा आपका। तो अगर आपने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया तो यहाँ ग्लास है और यहाँ पॉलिश लगी हुई है, तो रिफ्लेक्शन किधर से होगा? इधर की तरफ से। और हम चाहें तो इसको ऐसा भी तो बना सकते हैं, हम ऐसा बनाएंगे ऐसा, लेकिन अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे और बाहर की तरफ ग्लास रहने देंगे। ग्लास लिया, इसमें देखो प्यारे बच्चों क्या किया हमने, ऐसा पूरा ये ग्लास लिया, पॉलिश इधर लगा दी हमने, तो यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर हमने ये ग्लास ऐसा ले लिया और इस बार पॉलिश ही अंदर की तरफ लगा दी। इसमें पॉलिश बाहर की तरफ लगाई थी, इसमें पॉलिश अंदर की तरफ हमने लगा दिया। अब अगर पॉलिश अंदर की तरफ लगा दिया तो यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिधर आप पॉलिश लगाओगे लाइट का रिफ्लेक्शन उधर से नहीं बल्कि उसकी दूसरी सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। तो हम इस प्रकार के दो मिरर बना सकते हैं और इन मिरर्स को बेटा हम बोलते हैं गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली क्या होते हैं? तो एक्चुअली करते क्या है, हम कांच का एक गोला ले लेते हैं, ग्लास का बना हुआ एक गोला ले लेते हैं और उस गोले को बीच में से ऐसा काट देते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमने कांच का एक गोला यहां से ले लिया, ये ग्लास का हमने एक गोला ले लिया, ये हमने कांच का एक गोला ले लिया, देखिए ठीक। अब इस गोले को हमने क्या किया, इस गोले को बाद में जाके यहां से ऐसा काट दिया, इसे देखिए यहां से ऐसा इसको काट दिया। अब अगर यहां से आप ऐसा काट देंगे तो इस गोले के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर वाला हो गया, एक टुकड़ा इधर वाला हो गया। अब इसमें हम पॉलिशिंग कर देंगे। ये जो टुकड़ा आप सामने से जब इसको देखोगे ना, तो सामने से देखने पर ये आपको ऐसा दिखेगा, प्लेट जैसा। सामने से जब आप देखेंगे तो प्लेट जैसा दिखेगा। अब इसमें हम चाहें तो इसके इस तरफ भी पॉलिश लगा सकते हैं, बाहर की तरफ, और अगर हम चाहें तो इस दूसरे वाले के अंदर साइड पॉलिश लगा सकते हैं। तो गोले दोनों काहे के बने हैं, ग्लास के। बीच से काट देंगे, बीच से काट देंगे या एक साइड से काट दो, और उसके बाद पॉलिश का तरीका हमारा है तो बाहर साइड पॉलिश लगा सकते हैं या तो अंदर की तरफ पॉलिश लगा सकते हैं। तो बाहर पॉलिश लगाएंगे या अंदर पॉलिश लगाएंगे, इस आधार पर ये दर्पण ना दो तरीके के हो जाते हैं। पर एक्चुअली गोली दर्पण क्या होता है, अब आप देख रहे हैं, गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होते हैं, जिनके हम किसी एक तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश लगा देते हैं, और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने अगर इधर पॉलिश लगा दिया तो यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा इधर से। अगर आपने अंदर पॉलिश लगा दिया तो यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहां से। तो ये एक्चुअली ये चीज होती है गोली दर्पण। तो गोली दर्पणों के अगर आप चाहें तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं। गोली दर्पण की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होते हैं, जिनकी किसी एक सतह पर धातु की पॉलिश लगा दी जाती है और दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता रहता है। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन को यहां पर लिख देते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले, ठोस गोला नहीं होगा, खोखला गोला होगा। गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होते हैं, जिनके एक पृष्ठ पर धातु की पॉलिश कर दी जाती है, जिनके एक पृष्ठ पर धातु की पॉलिश कर दी जाती है, तथा दूसरे पृष्ठ से जिस तरफ आप पॉलिश करेंगे उधर से तो परावर्तन नहीं होगा ना, इधर पॉलिश करेंगे उसके दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होगा, तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। ठीक, बस ये चीज होती है। देखिए, तो क्या डेफिनेशन आई कि गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होते हैं, जिनके एक पृष्ठ पर हम धातु की पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। ठीक है ना। आई होप कि अब ये गोली दर्पण समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया, जब आप एक गोला लेंगे और गोले को बीच में से काट देंगे, तो जब आप काट देंगे, अब जैसे ये पूरा गोला था आपका, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक गोला है। अगर इसको आप यहां से ऐसा चाकू रख के काट देंगे,
ये पूरा ऐसा कट जाएगा। अब कटने के बाद जब ये टुकड़ा अलग होगा, तो जब ये टुकड़ा अलग होगा तो आप ध्यान से देखिए या सोचिए इसको कि कैसा दिखेगा। आपको ये प्लेट जैसा दिखेगा, बिल्कुल इधर की तरफ दबा हुआ बीच में और इधर की तरफ बीच में उभरा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब इसके हम या तो इधर पॉलिश कर देंगे या तो हम इधर पॉलिश लगा देंगे। और पॉलिश लगाने के बेसिस पर ही तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं ये दिखाने कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां लिख देंगे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं इधर आपको बताता हूं। ऐसे देखिए, गोलीय दर्पण, एक तो गोलीय दर्पण प्यारे बच्चों होता है जिसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ओके, और प्यारे बच्चों जो दूसरे प्रकार का दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, उसे बेटा हम बोला करेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिश लगाने के आधार पर ये नाम उनके पड़े हैं। तो किस दर्पण में किधर की तरफ पॉलिश लगी होगी, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे मैं यहां बना के आपको दिखाता हूं, ये मैंने यहां पर ऐसा बनाया, गोले का कटा हुआ भाग। ठीक, ये बना दिया। यहां भी हम गोले का कटा हुआ भाग बना देंगे। यहां पर आप देखिए, ये गोले का कटा हुआ भाग हमने बना दिया। हालांकि जब आप इसे सामने से देखोगे ना, सामने से देखोगे तो ये तुम्हें बिल्कुल प्लेट जैसा दिखेगा, ऐसा गोल दिखेगा। ठीक है, पर ये हम कौन सा व्यू दिखा रहे हैं, साइड से। गोला ऐसे कटा, गोले को काट दिया तो प्लेट जैसा आ गया। अब सामने से मैं दिखाता हूं तो ये प्लेट जैसा दिखता है, लेकिन जब साइड से मैं ऐसे दिखाऊंगा ना आपको, तो ये करीब करीब ऐसी आकृति दिखेगी इसमें। तो इसलिए जब भी हम लोग इसको बनाते हैं फिगर में, बुक्स में बना रहता है, टीचर्स लोग आपको बना के समझाते हैं, तो एक्चुअली ये वाली शेप बना के वो समझाते रहते हैं। और हम लोगों को लगता है कि मिरर ऐसा ही होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। मिरर तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। उसके अब एक साइड में ऐसा दबा हुआ रहेगा, एक उभरा हुआ रहेगा, या तो अंदर की तरफ पॉलिश होगी या बाहर की तरफ पॉलिश होगी। तो जब आप लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे, तो इस ऐसी टाइप की तो कोई चीज होती नहीं वहां पर। तो टीचर्स लोगों ने हमको या बुक्स में सब जगह पर इस प्रकार के मिरर्स बने दिखाई दिए हैं हमको। तो हम जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो मिरर के लिए हम ऐसे ही फिगर ढूंढते हैं कि ये वाला मिरर ऐसा कहां दिखेगा, पर हम तो देखते हैं मिरर में ऐसा तो मिरर कोई दिखता ही नहीं हमको। पर आप ध्यान रखिए, ये साइड व्यू दिखाए गए, साइड से दिखाया गया। सामने से दिखाया जाएगा तो प्यारे बच्चों ये भी प्लेट के जैसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, ओके। अब देखिए, पॉलिश हम इन पर लगाएंगे तो पॉलिश के आधार पर इनका नाम बदल जाएगा। इस पे बेटा पॉलिश हम लगा देते हैं ऊपर साइड। ये जो व्हाइट कलर का मैं यहां पर लगा रहा हूं, आप समझ लीजिए कि मैं पॉलिश इस पर लगा रहा हूं। देखिए बेटा, ये हमने पॉलिश लगा दिया और इस पे मैं अंदर की तरफ पॉलिश लगा देता हूं। तो केवल पॉलिशिंग के बेसिस पर इनके नाम अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो बेटा, इसमें मैंने बाहर की तरफ पॉलिश लगा दी, उसमें अंदर की तरफ पॉलिश लगा दी। अब इनसे प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा, तो बेटा ये क्या लगी हुई है, ये लगी हुई है पॉलिश। और इधर से क्या होगा, यहां से होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होगा इधर से। ठीक है, अगर इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, इसीलिए इसका हमने नाम रखा
कि ये है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोला जाएगा। और इस वाले मिरर को बोलेंगे अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग में ऐसा बना है ना, ये दबा हुआ तल है और ये उभरा हुआ भाग है, तो इसके उभरे हुए भाग में हम धातु की पॉलिश लगाते हैं और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं। इसमें देखो बेटा, आपने दबे हुए तल में पॉलिश लगाई है, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन करेंगे। तो यहाँ पर ये बेटा क्या लगी हुई है, तो प्यारे बच्चों ये लगी हुई है पॉलिश। और ये क्या हो रहा है, इसमें जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। और प्रकाश का परावर्तन होगा, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया परावर्तक पृष्ठ। इसीलिए हमने इसका नाम रखा परावर्तक पृष्ठ, अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप चाहें तो इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं, मैं लिखता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। अवतल गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी, आप खुद बनाइए परिभाषा, कहीं आपको किताब से रटने की जरूरत नहीं। आप देखो क्या हो रहा है, सिंपली जो आपने समझा है ना बस वही लिख दो। क्या होता है कि जिन गोलीय दर्पणों में दबे हुए तल से, इसके दबे हुए तल से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन, और उभरे हुए तल में क्या लगी है, धातु की पॉलिश, ऐसे गोलीय दर्पणों को अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लिख देते हैं जिन गोलीय दर्पणों के दबे हुए तल से, जिन गोलीय दर्पणों के दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तथा जिन गोलीय दर्पणों के दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा उभरे हुए भाग पर उभरे हुए तल पर धातु की पॉलिश, उभरे हुए तल पर धातु की पॉलिश कर दी जाती है। उभरे हुए तल पर धातु की पॉलिश कर दी जाती है, उन्हें अवतल गोलीय दर्पण कहा जाता है। उन्हें अवतल गोलीय दर्पण कहा जाता है। उन्हें अवतल गोलीय दर्पण कहा जाता है। एंड नाउ आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें तो कुछ वैसा नहीं है कि कम समझ में आए या नहीं आए, बस दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उभरे तल में पॉलिश लग जाए, समझो अवतल दर्पण आ गए। ठीक है, अच्छा, उत्तल दर्पण में यही डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, जिन गोलीय दर्पणों, इसमें भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, जिन गोलीय दर्पणों के, जिन गोलीय दर्पणों के दबे हुए तल पर, अब इसमें देखो बेटा, इसमें दबे हुए जो धंसा हुआ तल अंदर की तरफ गड्ढा जैसा बना है ना, इसमें हमने पॉलिश लगाई है। तो जिन गोलीय दर्पणों के दबे हुए तल पर धातु की पॉलिश लगा दी जाती है, धातु की पॉलिश लगा दी जाती है तथा उनके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है।
उनके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। उनके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उन्हें उत्तल दर्पण कहा जाता है। उन्हें उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो ये हमने दोनों की डेफिनेशन देख ली कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए बेटा, एक चीज और मैं बताऊं, अवतल, अवतल का मतलब गड्ढा, दबा हुआ तल, और उत्तल, उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल। तो इनके जो नाम रखे गए हैं ना, ये दो नाम हैं। आप जानते हैं, एक का अवतल दर्पण, दूसरे का उत्तल दर्पण। आप बस ये समझ लीजिए, जिस दर्पण के दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो दबे हुए तल को क्या बोलते हैं? अवतल। तो उसका नाम हमने अवतल रख दिया, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण के उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो उभरे हुए तल को क्या बोला जाता है? उत्तल। तो जिसके उभरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो वो उत्तल, और जिसके दबे तल से प्रकाश का परावर्तन हो वो दर्पण का नाम, वो गोली दर्पण का नाम क्या मैंने बताया, यहां से आप देख लो। अगर दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो अवतल दर्पण, और अगर उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उत्तल दर्पण। ठीक है ना? ये तो इनकी बनावट देखकर, इनकी फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर, फिजिकल क्वालिटी के आधार पर इनके नाम रखे गए थे। इन दोनों के एक एक नाम बउआ और रखे गए हैं। उन नामों को भी मैं बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने देखा, एक दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण, जिसको हम अंग्रेजी में कहा करते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, इसी का एक दूसरा नाम रखा गया, दर्पण हो, लेंस हो, इनके हमेशा आपने देखे होंगे दो दो नाम रखे गए हैं। अगर अवतल दर्पण इसको कहा जाता है तो इसी का एक नाम और होता है कन्वर्जिंग मिरर, भी इसका नाम होता है, क्योंकि ये किरणों को कन्वर्ज कर देता है, अभिसारित कर देता है। तो इसका एक नाम और पड़ा अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण अंग्रेजी में हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक, अच्छा, फिर जैसे उत्तल का मैंने बताया, दूसरा वाला दर्पण बेटा कौन सा था? दूसरा वाला दर्पण बउआ था उत्तल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में हमने बोला कॉन्वेक्स मिरर। ये नाम उसका पड़ा उसकी बनावट देखकर। एक नाम हमने उसका रखा जो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को देखकर रखा गया था, ये नाम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखकर रखा गया था। तो जो कॉनकेव मिरर नाम पड़ा था ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। बनावट के आधार पर नाम रखा। ये जो नाम पड़ा, ये नाम रखा गया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब बेटा वो लाइट के साथ किस तरीके का बिहेव करेगा। जब हम दर्पण पर लाइट डालेंगे तो वो उस लाइट को क्या करेगा, उसको देखकर हमने एक नाम रखा था, और वो नाम पड़ा था अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण जो नाम पड़ा था कॉनकेव मिरर, ये क्या देख के पड़ा था? फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के रखा गया था, उसकी बनावट को देख के रखा गया था कि किधर से पॉलिश लगी है और कहां से प्रकाश का परावर्तन करेगा। दूसरा नाम जो अभिसारी दर्पण रखा गया था, वो ये देख के रखा गया था कि जब हम इस पर लाइट डालेंगे तो ये लाइट को सिकोड़ देगा या लाइट को फैला देगा। उस गुण को देख करके हमने ये नाम रखा अभिसारी दर्पण। ऐसे ही अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो इसका नाम पड़ा है, ये पड़ा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी भौतिक गुणों को देखकर हमने ये नाम रखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, और दूसरा नाम इसी का क्या रखा गया है? दूसरा नाम बउआ इसी का रखा गया है
अपसारी दर्पण, ये इसका दूसरा नाम रखा गया है, जिसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसे आप इंग्लिश में डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं। अच्छा, अपसारी दर्पण हमने इसका नाम क्यों रखा? अपसारी दर्पण, क्या चीज देखकर हमने इसका नाम अपसारी दर्पण रखा? देखो, बनावट देखकर हमने नाम रखा उत्तल दर्पण, क्योंकि उभरे तल से परावर्तन कर रहा है। अपसारी दर्पण क्या देख के नाम रख दिया? उसमें जब लाइट डाली हमने, और लाइट के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, लाइट के साथ उसका व्यवहार कैसा है, ये चीज देखकर हमने उसका नाम अपसारी दर्पण रख दिया। तो ये नाम किस वजह से रखा गया है? ये नाम रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल। ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को देखकर उत्तल दर्पण का नाम अपसारी दर्पण रखा गया। क्यों? मैं इसके बारे में भी देखो बेटा आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आपका जो अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण है, देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में पीछे की तरफ पॉलिश लगी रहती है ना, ये अवतल दर्पण है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस पर जब आप लाइट डालोगे ऐसे, इस पर जब आप ऐसे लाइट डालोगे तो आप देखिए ये लाइट को क्या कर देता है, ये लाइट को ऐसे कर देता है, इस तरीके से मोड़ देता है अंदर की तरफ। यहाँ लाइट डालेंगे तो ऐसे आ जाएगी, यहाँ लाइट डालेंगे तो ऐसे आ जाएगी। तो आप देखें प्यारे बच्चों, ये जो भी लाइट ऐसे इस पर जाती है ना, जो लाइट ऐसे जाती है वो पूरी लाइट को सिकोड़ देता है, समेट देता है। जाती ऐसे है पैरेलल, समांतर, लेकिन जब ये वापस भेजता है तो ये ऐसे करके भेज देता है, यानी कि इतनी दूर फैली हुई लाइट को एक जगह पर समेट के कर देता है। तो ये किरणों को क्या करता है? ये किरणों को सिकोड़ देता है। ठीक है, अवतल दर्पण किरणों को सिकोड़ता है। यहां पर हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। सिकोड़ना, सिकोड़ना को अभिसरित करना भी कहा जाता है, अभिसरित कर देता है। ठीक है बेटा, तो अवतल दर्पण किरणों को क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। सिकोड़ देता है मतलब उनको अभिसरित कर देता है। साइंस की भाषा में सिकोड़ने को अभिसरित करना कहते हैं, और यही रीजन है कि इसका एक नाम अभिसारी दर्पण पड़ा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए जरा, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि ये हमने मिरर लिया, अब इस मिरर में हमने एक साइड पॉलिश लगाई। इसमें तो दबे हुए तल में पॉलिश लगाई जाती है उत्तल दर्पण में, तो ये दबे हुए तल में हमने पॉलिश लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दबे हुए तल में जब आपने पॉलिश लगा दी, उसके बाद इस पर जब आप लाइट डालते हो ना, इस पर तो ये परावर्तक पृष्ठ है, इधर से लाइट डाली जाएगी, यहाँ से ऐसे लाइट डाली जाएगी, हम ऐसे यहाँ से लाइट डालेंगे, इधर से लाइट डालेंगे। जब ये लाइट हम इस पर डालते हैं तो हम देखते क्या हैं कि ऐसे किरणें फैल जाती हैं, ये जो आती है ऐसे फैल जाती है, ये किरणें ऐसे फैल जाती हैं, ये किरणें ऐसे फैल जाती हैं। मतलब अब आप इसको देखो, इसमें जब आप किरणें समांतर डालते हो तो ये समांतर किरणें इस पर आती हैं, और आने के बाद ये सब ऐसा फैल जाती हैं, ऐसे फैल जाती हैं, बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो ये किरणों को क्या करता है? आंसर है ये किरणों को फैला देता है। अगर ये किरणों को फैला देता है तो इसी को तो हम हिंदी में बोलते हैं अपसरित कर देता है। तो हम इस चीज को चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, कि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला, उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है, और फैलाने को अपसरित करना कहते हैं।
अपसरित कर देता है। फैलाने को बेटा साइंस की भाषा में अपसरित करना कहा जाता है, और यही रीजन था कि इसका नाम फिर हमें अपसरित दर्पण नाम रखना पड़ा। तो दोनों प्रकार के गोली दर्पणों के प्यारे बच्चों कितने नाम हैं? दो नाम हैं। एक नाम क्या देख के बनाया गया? बनावट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसका नाम क्या था? अवतल दर्पण, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर इसका नाम था उत्तल दर्पण। लेकिन जब हमने लाइट उस पर डाला तो लाइट के साथ उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये चीज देख करके हमने एक एक उनके और नाम रखे। इसका नाम रखा अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, और इसका नाम रखा अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ये किरणों को सिकोड़ देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पर ला देता है, और ये किरणों को दूसरा वाला किरणों को क्या कर देता है? ऐसा फैला देता है, दूर दूर कर देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अपसारी दर्पण। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये हमने क्या पढ़े बेटा? ये पढ़े गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स हमने पढ़े। अब स्फेरिकल मिरर्स में ना कुछ नोमेनक्लेचर आपको समझने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं जरा। नोमेनक्लेचर्स, nomenclatures about spherical mirrors, nomenclatures about spherical mirrors। ओके, चलिए देखिए, कुछ nomenclature मतलब कुछ नाम आपको समझने हैं। जैसे मैं दोनों ही दर्पण बना बना के आपको उनके नाम समझा देता हूं, आप थोड़ा गौर से देखिएगा। दोनों ही दर्पण में बना के यहां पर आपको समझाऊंगा। एक तरफ मैं बना लेता हूं इस तरह से, ये अवतल दर्पण, ये आप मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण हमने यहां पर बनाया है, और अवतल दर्पण बनाया है, और इसको मान लीजिए कि यहां पर हमने बनाया है उत्तल दर्पण। मैं इस दिशा में बना देता हूं। अवतल दर्पण जो होगा, इसके कहां पर पॉलिश लगी होगी? इसके उभरे हुए भाग में बच्चों पॉलिश लगी होगी। ध्यान है ना आपको? हाँ, याद जरूर रखिए कि अवतल दर्पण के उभरे भाग पर पॉलिश लगी होगी, और जो उत्तल दर्पण होगा उसके दबे हुए भाग में पॉलिश लगी होगी। तो इसके दबे हुए भाग में हम पॉलिश लगा देते हैं, व्हाइट कलर वाली ना पॉलिश लगाई है हमने। ठीक, अब देखो ये कौन सा दर्पण प्यारे बच्चों हमने बना दिया? तो बेटा ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। ठीक है, जिसे आप कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और ये कौन सा दर्पण बच्चों हमने बनाया? तो बेटा ये हमने बनाया है उत्तल दर्पण, जिसे आप कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया कि जो मिरर होते हैं ये गोले का एक कटा हुआ भाग होते हैं। जैसे ये गोला है और इसको ऐसा काट दीजिए यहाँ से आप चाकू रख करके, तो ऐसा प्लेट जैसा दिखेगा ना, ये होता है गोली दर्पण, ये होता है स्फेरिकल मिरर। तो अगर प्यारे बच्चों हमने ऐसे काट के ये प्लेट जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ये जो परावर्तक पृष्ठ होगा, एक तरफ पॉलिश लगी होगी, ये जो परावर्तक पृष्ठ होगा इसमें एक सेंटर होगा। जैसे परावर्तक पृष्ठ प्लेट जैसा इतना बड़ा बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं तो केंद्र बिंदु आएगा, सेंटर आएगा। वो सेंटर को हम बोलते हैं पोल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। ठीक है, तो चलिए देखिए ये कहाँ मिलेगा। अवतल दर्पण है ये, और अवतल दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ है। अगर ये परावर्तक पृष्ठ है तो इसका कहीं यहाँ पर मिड पॉइंट पड़ेगा। ये जो मिड पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलेंगे ध्रुव, जिसे अंग्रेजी में क्या कह देंगे? पोल। हिंदी में बेटा क्या बोलेंगे? इसको ध्रुव बोला करेंगे। ठीक, ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? सफेद वाली तो पॉलिश है, ग्रीन वाला सरफेस है, इसका मिड पॉइंट यहां पर पड़ेगा, इधर और इधर ऐसे प्लेट जैसा होगा ना, तो अवतल का मिड पॉइंट यहां, और उत्तल का देखने जाओगे तो मिड पॉइंट यहां पड़ जाएगा। ये मिड पॉइंट पड़ेगा, इस पॉइंट का नाम रखा गया पोल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा मुझे इधर ले आना चाहिए, ज़रा हम इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है ना? ओके, ये तो आसान होगा मुझे समझाना आपको। तो अब देखिए, ये तो हो गया ध्रुव किसको कहेंगे। तो ध्रुव किसको कहा करेंगे? परावर्तक, किसी गोली दर्पण के
परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को उस गोली दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो चाहे जहां लिख लीजिए, चलो अभी बाद में हम लिख देंगे डेफिनेशन, ठीक है सबकी। ओके, अब एक इसमें पॉइंट आएगा बच्चों, नहीं तो हम यहां लिख ही लेते हैं। ध्रुव की परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं। ध्रुव यानी कि जिसे आप क्या बोला करेंगे, पोल, और पोल को प्रदर्शित किससे करा करेंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। किसे कहा करेंगे, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को उस गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं, को उस गोलीय दर्पण का ध्रुव, जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया। फिर से चलते हैं अपने उसी फिगर पे। अब इसमें दूसरा पॉइंट मैं लेता हूं, वक्रता केंद्र किसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया कि अगर कांच का एक खोखला गोला आप ले लीजिए, इसकी तरह खोखला गोला आपने लिया और उसको यहां से रख के आपने काट दिया, तो ये जो खोखला गोला आपने लिया है, इस गोले का तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा बीच में। अब खोखले गोले को ही काट के ये पार्ट आपने निकाल लिया। अब अगर खोखले गोले को काट के पार्ट आपने निकाल लिया है, तो जिस खोखले गोले को काट कर ये टुकड़ा निकाला है ना आपने, उस खोखले गोले का जो सेंटर होगा, उसको हम इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बोला करेंगे। एक बार फिर से सुनते हैं और फिर लिखने चलेंगे, चित्र में दिखाएंगे आपको। किसी गोली दर्पण जो होता है, वो जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलो देखो कहां पर पड़ेगा। अगर इसे मैं ऐसा पूरा करूंगा तो ये एक गोला बन जाएगा, और इस गोले का केंद्र, अगर ये पूरा गोला बन गया है, तो इस गोले का केंद्र कहां पर पड़ेगा प्यारे बच्चों, इस गोले का केंद्र यहां कहीं पर पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर इसको मैं पूरा गोला ऐसे बना दूं, इसको अगर पूरा गोला ऐसे बना दिया जाए, इसको अगर पूरा गोला ऐसे बना दिया जाए, तो प्यारे बच्चों इसका सेंटर यहां कहीं पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये इसका सेंटर पर जाएगा। तो ये जो होते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं, बाकी आप समझ गए हैं। ठीक, तो इसका वक्रता केंद्र प्यारे बच्चों कहां मिला मुझे, यहां पर। इसका नाम हमने क्या रखा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र इसका नाम रखा गया। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलिए बेटा। ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र को कहा जाता है, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाएगा। ऐसे ही इसका वक्रता केंद्र कहाँ मिला, यहां पर मिला प्यारे बच्चों। तो इसको बेटा क्या बोल रहे हैं हम, वक्रता केंद्र। ठीक, अंग्रेजी में इसको क्या कहा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अंग्रेजी में इसका नाम पड़ा। तो आई होप कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं पता चला। गोली दर्पण जिस कांच के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। वक्रता केंद्र, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर वक्रता, पहली ध्रुव, दूसरा हमने क्या लिया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसको प्रदर्शित किया जाता है C से।
सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अच्छा ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले, उस खोखले गोले के केंद्र को, उस खोखले गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का, उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, या वक्रता केंद्र, जिसे आप C से प्रदर्शित करते हो, कहते हैं। तो जिस गोले से भी आप इसको काट के लाए हैं उसका सेंटर इसका वक्रता केंद्र कहा जाया करेगा। ठीक, तो ये वक्रता केंद्र हो गया, इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब एक तीसरी चीज प्यारे बच्चों इसमें आती है जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तीसरी चीज कौन सी आती है इसमें? तीसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, यहां पर थर्ड नंबर, इसको बेटा कहा जाता है मुख्य अक्ष। अंग्रेजी में बच्चों इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्यारे बच्चों ये एक लाइन होती है, अब इसे चित्र में समझते हैं चल के कि यह कहाँ होगा। ये जो गोलीय दर्पण आप देख रहे हैं, ये गोलीय दर्पण जो आप देख रहे हैं, इन गोलीय दर्पणों में ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। 2 पॉइंट मिले, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक लाइन बना दें तो वो जो लाइन आती है ना उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो देखो मैं बनाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये लाइन देखिए, ये एक ऐसी रेखा है बेटा, ये एक ऐसी रेखा है जो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है। ऐसे ही यहां पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। ठीक, ये भी ऐसी रेखा है जो ध्रुव को और वक्रता केंद्र को मिलाती है। तो इस लाइन को भी हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो अब आप चाहें तो मुख्य अक्ष को डिफाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या होती है मुख्य अक्ष बेटा? किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा ध्रुव से मिलाने वाली रेखा उस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। उस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष प्यारे बच्चों एक लाइन होती है। एक और चीज मैं बताऊं बड़ी अच्छी सी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत बढ़िया चीज है, आप गौर करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, आप कोई भी लाइन बनाओ, कोई भी लाइन बनाओ जो वक्रता केंद्र से होकर जाए। जैसे ये एक लाइन बना दिया हमने, जैसे ये एक लाइन बना दिया हमने, जैसे ये भी एक लाइन बना दिया हमने,
ये भी एक लाइन बना दिया हमने। आप देखिए ये सारी लाइंस कहाँ से गुजर रही हैं प्यारे बच्चों, ये सारी लाइन वक्रता केंद्र से गुजर रही हैं। तो आपको मैं बताऊं इन सारी लाइंस का नाम है इन सारी लाइंस का नाम है अक्ष। जितनी रेखाएं दर्पण के वक्रता केंद्र से पास हो जाएंगी, गुजर जाएंगी, उन सब का नाम हम रखेंगे अक्ष नाम रखेंगे। सब एक्सिस हैं, ये सब के सब एक्सिस हैं। ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है। पर इन सभी लाइनों में एक लाइन बच्चों ऐसी है जो वक्रता केंद्र से तो गुजरती है, साथ साथ ध्रुव से भी गुजरती है। इन सभी लाइंस में जितनी भी ये 5 लाइन यहां पर आप देख रहे हैं, ये सभी लाइंस वक्रता केंद्र से गुजर रही हैं, तो इन सभी लाइंस का नाम है अक्ष। इन 5 लाइनों में से जितनी मैंने बनाई है, इन सभी लाइनों में से एक लाइन ऐसी भी है प्यारे बच्चों जो कि वक्रता केंद्र के साथ साथ ध्रुव से गुजरती है। केवल उस वाली लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो वक्रता केंद्र से जितने लाइनें गुजर जाएंगी उन सभी लाइंस का नाम हम क्या रख देंगे, अक्ष। लेकिन उनमें से जो लाइन वक्रता केंद्र के साथ साथ ध्रुव से भी पास हो जाएगी उसका नाम हम रखेंगे मुख्य अक्ष। तो ये जो प्यारे बच्चों लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन का नाम रखा गया मुख्य अक्ष। ऐसे ही यहां पर ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है, इसका नाम भी हमने रखा मुख्य अक्ष। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष को तो हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, इसमें एक चीज प्यारे बच्चों आएगी जिसको हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक का जो डिस्टेंस हुआ करेगा, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोला करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं बना देता हूं पहले, उसको बोला करेंगे प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या। ऐसे ही यहां पर ध्रुव से लेकर के और वक्रता केंद्र तक का जो पूरा डिस्टेंस होता है, वक्रता केंद्र तक का जो पूरा डिस्टेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहा जाएगा? आंसर है किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो इसको यहां कहीं नोट कर लेते हैं 4 नंबर पे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? इसको बेटा अंग्रेजी में बोला करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। किसे कहेंगे? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, जिसको आपने C से प्रदर्शित किया है, वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र तक की दूरी को उसकी, वक्रता केंद्र तक की दूरी को उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे ना हम R से प्रदर्शित किया करते हैं। तो ये हो गई वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, और ये सारी चीजें। हाँ, इस दर्पण में एक चीज और आएगी प्यारे बच्चों, और वो होगी जिसे हम बोला करेंगे द्वारक, एपर्चर कहा करेंगे। तो एपर्चर क्या होगा उसको थोड़ा सा समझ लें जल्दी से। किसको बोलेंगे एपर्चर? आप देखिए, ये एक मिरर है। मिरर में अगर यहाँ पॉलिश लगी है तो ये परावर्तक पृष्ठ है, और अगर यहाँ पॉलिश लगी है तो ये परावर्तक पृष्ठ है। अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पॉलिश लगी है और ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इस परावर्तक पृष्ठ का अपना कुछ क्षेत्रफल होगा, कोई एरिया होगा इसका। तो परावर्तक पृष्ठ का जो एरिया रहता है ना, एरिया, इसी को हम बोला करते हैं
कि ये उसका द्वारक होता है। इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा हम बोलेंगे इसका एपर्चर बड़ा है, एरिया जितना कम होगा तो हम बोलेंगे एपर्चर इसका कम है। ठीक, तो एपर्चर किसको कहेंगे, द्वारक किसको कहेंगे? द्वारक कहा जाएगा किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के क्षेत्रफल को उस गोली दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट करते हैं कहीं, यहां तो जगह भर गई, अब यहां नोट करेंगे। द्वारक, द्वारक जिसे अंग्रेजी में एपर्चर कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है द्वारक? मैंने आपको बताया किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के क्षेत्रफल को, परावर्तक पृष्ठ के क्षेत्रफल या परावर्तक पृष्ठ के व्यास को कुछ लोग कह देते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के क्षेत्रफल अथवा, एक ही बात है बेटा, परावर्तक पृष्ठ के क्षेत्रफल अथवा परावर्तक पृष्ठ के द्वारक या परावर्तक पृष्ठ के व्यास को उस गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है। आप सोचोगे क्षेत्रफल को कहते हैं कि व्यास को कहते हैं? बेटा कोई फर्क नहीं है। आप इतने समझदार तो हैं कि जिस परावर्तक पृष्ठ का व्यास बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उसका एरिया भी तो उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसका व्यास छोटा होगा उसका एरिया भी छोटा होगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अगर वृत्त का निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर रेडियस है। रेडियस को क्या लिख सकते हैं? d/2, व्यास बटे 2, और इसको सॉल्व आप कर देंगे तो पाई d²/4। अब आप ध्यान से देखें, जितना बड़ा उसका व्यास होगा उतना ही ज़्यादा तो उसका एरिया आ जाएगा। तो हम चाहे कह दें कि व्यास को हम कहते हैं द्वारक, या हम कह दें कि हम एरिया को द्वारक कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बोलेंगे द्वारक छोटा है तो आप समझ जाना व्यास छोटा है अर्थात छोटे से एरिया वाला दर्पण है। अगर हम बोलेंगे द्वारक बड़ा है तो आप समझ जाना कि व्यास बड़ा, और व्यास बड़ा मतलब एरिया ज़्यादा है उसका, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्या क्या देखा? अभी भी दो चीज़ें प्यारे बच्चों इसमें मुझे पढ़नी है, पर अब आज नहीं पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या चीज़? एक तो मुझे पढ़ना है मुख्य फोकस, कि मुख्य फोकस किसको कहा जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक, और प्यारे बच्चों दूसरा हमें पढ़ना है मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ये दो चीज़ें प्यारे बच्चों अभी हमें स्टडी करनी है। अब एक बार फिर से, अब इनको अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे। एक बार आज की पढ़ाई पर नज़र करते हैं कि क्या क्या आज हमने देखा। आज हमने सबसे पहले देखा कि गोली दर्पण किसको कहा जाता है। किसी कांच के खोखले, किसी कांच का कोई खोखला गोला आप ले लीजिए, कांच का बनाए खोखला गोला ले लें और उसको कहीं से भी ऐसा काट दीजिए, पूरा जो प्लेट जैसा आकृति दिखेगी ये गोली दर्पण होता है। पॉलिश के आधार पर हम उसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में अंदर से प्रकाश का परावर्तन होगा, उभरे हुए भाग में पॉलिश होगी। उत्तल दर्पण में उभरे भाग से परावर्तन होगा, दबे हुए भाग में पॉलिश लगी रहेगी। फिर यह बताया गया कि इनके दो नाम रखे गए हैं, एक नाम इनकी बनावट को देख के रखा गया है और दूसरा नाम इनके प्रकाश, इन पर प्रकाश के पड़ने के बाद इनका बिहेवियर कैसा हो जाता है उसको देखकर उनका नाम रखा गया है। बनावट को देखकर अवतल दर्पण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को देखकर अभिसारी दर्पण, और इसमें
बनावट को देखकर उत्तल दर्पण और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को देखकर अपसारी दर्पण। इसके बाद हमने ये कुछ इनके नॉमेनक्लेचर्स देखे। ध्रुव किसको कहेंगे, वक्रता केंद्र क्या होगा, वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, मुख्य अक्ष किसको कहा जाएगा, द्वारक किसको कहा जाएगा, ये सारी चीजें। अभी भी जैसा कि मैंने बताया, ये सब डेफिनेशन मैंने लिखे, जैसा कि मैंने बताया कि अभी 2 चीजें हमें देखना बाकी रह गया है, पर अब उन्हें स्टडी करेंगे, लेकिन हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये वो 2 चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। और आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो आप खूब मन लगाकर पढ़िए, ये जितनी भी चीजें बताई जा रही इनको अच्छे से समझिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, या आपको कम समझ में आता है, या आपको नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का डाउट इनसे रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड आप अपने मन में रखिएगा नहीं, वो डाउट मुझे ट्रांसफर करिए, मैं वो डाउट आपका दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और पूरी तरीके से वो डाउट आपका दूर हो जाएगा। फिजिक्स एक बड़ा आसान सब्जेक्ट है, आप कभी भी इसको डिफिकल्ट मत मानिए, केवल और केवल समझिए बस, और कुछ मत करिए, ठीक है। सो आई होप कि आज की चीजें आपको समझ में आई हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।